वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना छठा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वीट क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स, वीट कंट्रोल मेथड्स, हर्बिसाइड क्या होता है, क्रॉप रोटेशन और हर बार की तरह मैं आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स इसमें भी लेके आई हूँ। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो यूजी के हों चाहे पीजी के हों और साथ ही साथ उनका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो प्लीज मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम जानते हैं कि वीक क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वीक आपका जो टॉपिक है, अगर आपने मेरी सीयूटी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि वीक मैनेजमेंट से भी क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, आपके सिलेबस का ही है। और वीक मैनेजमेंट हमेशा आता है आपके एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर आपका कॉलेज का थ्योरी एग्जाम हो। तो जान लेते हैं कि वीक क्या होता है। जैसे कि सभी को पता है कि हमारे घरों के आसपास ऐसे पेड़ पौधे निकल जाते हैं जो हमें नहीं पसंद होते हैं, या ऐसे घास झूड़ जिनके हमें आवश्यकता ही नहीं होती है, तो वो हमारे लिए अनवांटेड होते हैं। अगर हम सिंपल सा वीक देखें कि वीक होता क्या है, तो उसका मतलब होता है अनवांटेड, जिनको हम ना पसंद करते हैं या हमें उनकी आवश्यकता ही नहीं है और वो हमारे अनुमति हमसे नहीं लेते हैं उगने की। जैसे कि अगर हम कोई फसल लगा रहे हैं तो हम उसको प्रॉपर टाइम देंगे, प्रॉपर उसका लालन पालन करेंगे और वो उसको हम अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन वीज ऐसे घीट पौधे होते हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी हमारी वो फसल पे या हमारी फसल उगने वाले क्षेत्र पे या हमारे आसपास उग जाते हैं। और इनकी बात की जाए तो ये ऐसे ढीठ होते हैं कि आप जितना भी इनको उखाड़ लीजिए ये उसके बाद निकल ही आते हैं। कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो पॉइजनस होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए हम उनको खाने में तो यूज कर लेते हैं, वो पॉइजनस की श्रेणी में नहीं आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हम मतलब ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो हमारी क्रॉप से मिलते जुलते होंगे, आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे कि ये हमारी फसल है या ये खरपतवार है। तो अब हम इन लोग ये जान लेते हैं कि सबसे पहले जो वीक शब्द है वो किसने दिया था, या फादर ऑफ वीक किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ वीक मैनेजमेंट होते हैं, होते नहीं है जैकल टुल। जैकल टुल जो है वो सबसे पहली बार इन्होंने वीक शब्द को इंट्रोड्यूस किया था और इन्हीं को फादर ऑफ वीक बोला जाता है। वीक की सिंपल से सबसे छोटी परिभाषा है, वीक इज द undesirable plant grown in associate with crop। हमारी फसल के साथ साथ भी ये उग जाते हैं और हमारी फसल के साथ ये कंपटीशन करते हुए नजर आते हैं। तो एक तो इसकी परिभाषा ये हो गया। अगर आपसे कोई भी रैंडमली पूछता है तो आप बता सकते हो कि वीक जो है वो एक अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट है जो उन क्षेत्रों में निकल आता है जहां पे उसकी आवश्यकता भी नहीं होती है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो एनी प्लांट नॉट सोन, जिनको कि हम लगाते नहीं है, इन द फील्ड by farmer is out of place called weed। या तो हमारी प्लेस के आसपास ही दिखेंगे या तो हमारी भूमि में भी आपको नजर आएंगे जिनको हमने लगाया नहीं होता है। एक परिभाषा और इसकी जान लीजिए। आप सोच रहे इतनी सारी परिभाषा मैं क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में इसकी डेफिनेशंस काफी ज्यादा पूछी जाती है। पूरा अगर आप बीएससी एजी में हो और मेरी वीडियो को देख रहे हो तो ये जान लीजिए कि 10 नंबर का आपका
जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से ही एक क्वेश्चन बन जाता है। वीट इज अनवांटेड प्लांट growing where it is not wanted, जहां पे उसकी जरूरत नहीं होती है, and it is extremely nauseous, poisonous, ये बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीट, वीट के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। इसकी अगर हमारी फसल से बात की जाए, फसल का देखा जाए तो ये इनकी जो रिप्रोडक्टिव क्षमता होती है, ये हमारी फसल से बहुत तेजी से ये ग्रो करते हैं। फसल की अपेक्षा इनकी रिप्रोडक्टिव क्षमता बहुत तेज होती है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और हम अगर बात करें तो जैसे जो हमारी फसल के लिए हर तापमान अनुकूल नहीं होता है, अलग अलग फसल अलग अलग तापमान में ग्रो करती है, लेकिन हमारे जो वीट होते हैं वो इतने ज्यादा हीट होते हैं कि हर तरह की एडवर्स से एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में खुद को सरवाइव कर लेते हैं, खुद वो एडवर्स से एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ग्रो कर लेते हैं। तीसरा हो गया, हम तीसरा देख लेते हैं, इनकी जो मार्फोलॉजी होती है, मैंने बताया ना कि ये हूबहू बिल्कुल आपकी फसल के जैसे आपको नजर आएंगे, तो इनके जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं जैसी फसल हम ग्रो करते हैं, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर होते हैं हमारी क्रॉप से, ठीक है। इसके बाद है कि जो ये हमारे जो वीड होते हैं ये बहुत अपनी सुरक्षा ये खुद ही कर लेते हैं। हमें जैसे फसल की देखभाल करनी पड़ती, रख रखाव, तो इसमें हमको नहीं करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि इनमें कुछ में कांटे होते हैं, कुछ का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं खुद को ह्यूमन से, एनिमल से, या जो भी प्लांट और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं उनसे ये खुद ही अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे खरपतवार हार्मफुल होते हैं हमारे कैटल के लिए, जानवरों के को क्षति पहुंचाते हैं, ह्यूमंस के लिए भी हानिकारक होते हैं। अगर हमारी क्रॉप के साथ ये मिल जाए तो हमारे शरीर में भी के लिए भी ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इसके बाद है इनके जो बीज होते हैं, सीड जो होते हैं, वीट के जो सीड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं क्रॉप के सीड के जैसे, तो जब ये बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं तो हमारी फसल के सीड के साथ ये मिल जाते हैं, तो इनको अलग कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम होता है। इसके साथ ही साथ इनकी जो कॉम्पिटिटिव नेचर होता है, इनका जो नेचर होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, ये हर चीज के लिए प्रसिद्धता करते हैं, मतलब हर चीज के लिए इनको पहले चाहिए। अगर जगह की बात कर ली जाए तो जगह इनको ज्यादा चाहिए, मैन्योर फर्टिलाइजर की बात कर ली जाए तो वो भी इनको चाहिए, सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, सब कुछ इनको पहले चाहिए, हमारी फसल की अपेक्षा इनको सब कुछ पहले चाहिए। आइए हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वीक की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो वीक का क्लासिफिकेशन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इससे हमेशा आपके कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीक का जो क्लासिफिकेशन है वो आपका लगभग मान के चलिए कि 7-8 आधार पे विभाजित किया गया है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट है वो पढ़े थे जिससे आपके एग्जाम से फर्स्ट था। पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के आधार पे
पहला इसको क्लासिफाई किया गया है। दूसरा है हमारा प्लेस ऑफ अकरेंस। प्लेस ऑफ अकरेंस इसको हम हैबिटेट के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं आपको दिखेगा बेस्ड ऑन द हैबिटेट। जैसा क्षेत्र होगा उस क्षेत्र के आधार पे इनको विभाजित किया गया है। फिर है हमारा बेस्ड ऑन द डिपेंडेंस ऑफ होस्ट, कि वो अपने जीवन यापन के लिए किसी न किसी होस्ट पे निर्भर होते हैं। डिपेंडेंस ऑफ होस्ट ये है आपका सॉइल टाइप। जिस तरह की मृदा होगी, अलग अलग तरह की अलग अलग मृदा में आपको अलग अलग खरपतवार देखने को मिलेंगे। फिर है आपका प्लांट फैमिली, उनके कुल कौन सा है उस कुल के आधार पे खरपतवारों को विभाजित किया हुआ है। ऑन द साइज ऑफ प्रीडोमिनेंस, प्रीडोमिनेंस के आधार पे बांटा गया है इनको। उसके बाद इसकी मार्फोलॉजी के आधार पे उनको विभाजित किया गया है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं इसके अलावा कौन कौन से हैं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के आधार पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वीक को 3 क्लास में बांटा गया है। तो पहला है हमारा एनुअल। एनुअल वीक वो वीक होता है जो अपनी लाइफ साइकिल को विद इन अ ईयर कंप्लीट करता है। कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल विद इन अ ईयर। अपने लाइफ साइकिल एक समय निर्धारित में एक ही साल के अंतराल में वो कंप्लीट करता है, जिसको कि हम खरीफ सीजन या फिर विंटर सीजन के नाम से भी जानते हैं। खरीफ ऑब्लिक विंटर सीजन वीक के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका हजार दाना, अगाधा, साथ ही साथ आपका जो है क्या बोलते हैं इसको एमेरेंथस विरागी, ये सब आपके बॉटनिकल, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बॉटनिकल नेम है। ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिसको कि हम लोग नॉर्मल भाषा में जंगली चौलाई के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका साइप्रस ओकेंगस, हमेशा बच्चों को बोला जाता है याद करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपके रबी और खरीफ के अंतर्गत कौन कौन से वीक आते हैं। तो साइप्रस ओकेंगस को हम लोग नॉर्मल भाषा में आप सबने देखा होगा मोथा, इसी को हम लोग साइप्रस ओकेंगस कहते हैं। फिर है आपका धतूरा, धतूरा फेस्टोटा, इसको हम जो आपने देखा होगा शिव जी पे धतूरा चढ़ता है शिवरात्रि पे, ये वही वाला धतूरा होता है। इसके बाद है आपका लहसुआ, जिसको हम बोलते हैं टिगरा आर्वेनेसिस। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा दूसरे आधार पे बांटा गया है बाइनियल। बाइनियल वीक जो होता है वो अपना, बाइनियल वीक की बात करते हैं तो बाइनियल वीक जो होते हैं वो ऐसे वीक होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल 2 साल के अंतराल में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अभी वो पहला वाला जो एनिमल था वो 1 साल के हैं, ये अपने 2 साल के अंतराल में अपनी जीवन यापन कंप्लीट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि वाइल्ड कैरेट। वाइल्ड कैरेट के अलावा आपका आता है चिनापोडियम एल्बम, जिसको कि आप सब खाते हो, बथुआ सुना होगा आप लोगों ने, चिनापोडियम एल्बम। इसके बाद है हमारा
कसकोटा, कसकोटा रिफ्लेक्सा। इसके बाद है एंग्लिसिस, आर्वेनेसिस। आर्वेनेसिस को हम लोग कृष्ण नील के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारा आता है अर्जिमोनिया मैक्सिकाना। आप सब लोगों ने देखा होगा, इसके पीले फूल होते हैं और पेड़ में कांटे होते हैं। अर्जिमोनिया मैक्सिकाना, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग तीसरा, इसी के आधार पे तीसरा देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिनियल वीक। पेरिनियल वीक, इनका जो इनकी लाइफ साइकिल होती है वो काफी लंबी होती है। ये सालों साल जीवित रहते हैं और कंटिन्यूअस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। कंटिन्यूअस लाइफ साइकिल फॉर ईयर टुगेदर। एग्जाम्पल में आपका हो गया लवेला, हरियाली। ये वीक्स ऐसे होते हैं जो आपको 12 माह आपको नजर आएंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्री डोमिनेंस के हिसाब से हमारे वीक्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं। प्री डोमिनेंट के हिसाब से आपके वीक्स को कुछ पार्ट में बांटा गया है। प्री डोमिनेंट पहला है आपका ऑब्लिगेटेड वीक। ऑब्लिगेटेड वीक वो वीक होते हैं जो ग्रो होते हैं आपकी फसल के साथ। आपकी या तो मतलब हम लोग उसे ग्रो ग्रो करना नहीं चाहते, लेकिन किसी ना किसी कारणवश या हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में आ जाते हैं, वो भी हमारे ही माध्यम से। लेकिन ये सब होते हैं आपके जंगली, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं जंगली बथुए की, तो उसको हम बोना नहीं चाहते, लेकिन वो हमारी दूसरी फसल के साथ हमारी फसल पे अपने आप ही उग जाता है। तो इस तरह के जो वीक्स होते हैं आपके ऑब्लिगेटेड वीक्स आते हैं, जैसे कि आपका जंगली प्याज हो गया, जंगली धान हो गया, ये सब आपका ऑब्लिगेटेड वीक में आता है। तो इसकी जान लेते हैं आर ग्रोन ओनली, और ये वीक्स हमेशा हमारी फसल के साथ ही उगते भी हैं, अलग से ऐसे कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप फसल लगाओगे तभी आपको ये देखने को मिलेंगे। एसोसिएटेड विद मैन एंड इट्स एग्रीकल्चर। इट्स नेवर फाउंड इन वाइल्ड फॉर्म, यह आपको जंगली अवस्था में देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा हमारी फसल के साथ हमारी कृषि भूमि पे ही आपको देखने को मिलेगा। चिनेपोडियम, एल्बम और एंग्लिसिस। इसके बाद है हमारा फ्लैगुलेटिव वीड। ये वीड ऐसा वीड होता है जो कि आपको दोनों ही अवस्था में पाया जाएगा, मतलब जंगली अवस्था में भी मिलेगा आपको और हमारी कृषि भूमि पे भी ये अवेलेबल होगा। ग्रोन इन ग्रोन बोथ एज वाइल्ड एंड इन कल्टिवेटेड हैबिटेट। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं अर्जिमोनिया,
मैक्सिकाना। सत्यानाशी है आपकी फसल के साथ भी आपको खेत पे मिलेगा और विदाउट क्रॉप भी वाइल्डली अवस्था में भी आप इसको देख सकते हो। यूफोरबिया, हिरेटा। और हमेशा बॉटनिकल नेम को अंडरलाइन जरूर करिएगा। अगर आप कहीं पे भी लिख रहे हो और आपने अंडरलाइन नहीं किया है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, भले स्पेलिंग सही ही क्यों ना हो। इसके बाद है हमारा होस्ट के आधार पे। हमने होस्ट के आधार पे कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया ये देख लेते हैं। डिपेंडेंस ऑन होस्ट, होस्ट के आधार पे इसको बांटा गया है। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग कहीं अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। टोटल रूट पैरासाइट, देखिए इसमें ज्यादा समझाने वाला नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने को ही होगा। टोटल रूट पैरासाइट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑर्बेंजी। आपको कभी कभी पेपर में एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि ये रूट पैरासाइट है कि स्टेम पैरासाइट है, कौन सा पैरासाइट है ये। दूसरा है आपका टोटल स्टेम पैरासाइट, जिसमें आपका आता है कस्कोटा। तीसरा है आपका सेमी रूट पैरासाइट, स्ट्रीगा। और लास्ट है सेमी स्टेम पैरासाइट, जिसका एग्जाम्पल है लॉरेंथस। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्रॉप की मार्फोलॉजी के आधार पे कितने पार्ट्स में बांटा गया है। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला है आपका ग्रास, ऐसे खरपतवार जो आपके बिल्कुल ग्रास जैसे आपको नजर आएंगे। उनका जो क्या बोलते हैं, उनकी जो स्टेम्प होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, बेलानुमा आपको दिखाई देगी और हॉलो होगी, अंदर से खोखली होगी, हॉलो स्टेम। इसमें नोट्स पाए जाएंगे और इंटरनोट्स भी पाए जाते हैं। फाइबर होगा, फाइब्रस होगा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, साथ ही साथ रूट फाइब्रस रूट होगी और आपकी लीफ इमर्ज होगी। फैमिली इसकी होगी ग्रैमिनी, ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करेगी, क्योंकि ग्रासेस की फैमिली जितनी भी होंगी वो सब आपकी ग्रैमिनी फैमिली होगी। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, सबने सुना होगा गेहूं का मामा, फ्लेरिस माइनर। दूसरा है इग्नो कोला ग्रैंडिस। ये सब आपके वीक्स होते हैं जो कि आपकी ग्रासियर उसकी मार्फोलॉजिकल इसका करेक्टर होता है। इसके बाद इसी में है आपका सैगेज, इसका जो स्टेम्प होगा वो ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर स्टेम। कोई भी नोट्स नहीं पाए जाएंगे, मतलब इनकी जड़ों में कोई भी गांठें नहीं देखने को मिलेंगी। लार्ज इंटरनोट होगा, और इनकी जो फैमिली होगी वो होगी साइप्रेसी।
साइप्रेसी फैमिली के होंगे ये सारे खरपतवार। इसकी इनमें ब्रांचेस नहीं होंगी, नो ब्रांचेस, और ज्यादातर इसमें 3 लीव्स पाई जाएंगी, 3 पत्तियां होती हैं ऊपरी सतह पे एट द टॉप। इसका एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों ने मोथा देखा होगा, वो हमेशा 3 पत्तियों के साथ निकलता है, जिसका बॉटनिकल नेम होता है साइप्रस रोकेंजस। ये आपका सैगेज में आता है, ग्रासेस की फैमिली के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं ब्रॉड लीफ, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं। ब्रॉड लीफ में जैसे कि आपको लीफ से पता चल रहा है कि पत्तियां तो चौड़ी होंगी, स्टेम इसकी इसकी भी स्टेम जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, और टैप रूट सिस्टम होता है। और ये वीट आपके जितने भी होते हैं ये सब डाइकॉट होते हैं, द्विबीजपत्री, जिसमें आपका आता है सबसे पहला बथुआ, चिनोपोडियम, एल्बम, और आपका कैमेलिया। आइए हम लोग देख लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि वीक होने से क्या फायदा है और इसके होने से हमारे पास हमारी भूमि पे या हमें क्या नुकसान होता है। अगर हमारी फील्ड पे कोई फसल नहीं है और अगर हमने हमारे फील्ड पे सिर्फ खरपतवार है और हमने काट के इसको वहां पे डाल दिया है, तो इसकी सहायता से हमारी फील्ड पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियन जो होंगे, ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट, उनका एड ऑन हो जाएगा, उनका हमारी सॉइल में एडिशन हो जाता है। तो पहला हमारा एडवांटेज तो ये हो गया इन सॉइल। इसका अगर हम नुकसान देखें तो ये हमारी जो क्रॉप की ईल्ड होगी उसको रिड्यूस कर देगा, क्रॉप की ईल्ड कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर है अगर वीक को हम कंट्रोल कर लेते हैं अच्छे से, हमारे जो वीक्स होते हैं, अगर हमने मान लीजिए अपनी भूमि को खाली छोड़ दिया और वहां पे खरपतवार नहीं निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा इरोजन होगा, मतलब मृदा कटाव बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन उसी फील्ड पे हमने अगर हमारी उसी फील्ड पे खरपतवार निकल आ रहा है तो हमारा सॉइल जो है, सॉइल इरोजन वो कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल सॉइल इरोजन। साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, हमें अपनी फसल लगानी होगी तो बहुत ज्यादा फील्ड पे खरपतवार हो जाएंगे, तो जिससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, भूमि की जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया। साथ ही साथ जो हमारा खरपतवार में, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे खरपतवार हम और हमारे जानवर कंज्यूम कर सकते हैं, तो खरपतवार हमारे यूजफुल भी हो सकता है चारे के तौर पे। ठीक है, साथ ही साथ वो अगर खरपतवार बहुत ज्यादा है तो वो हमारी जो क्वालिटी रहेगी प्रोड्यूस की, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, उसको वो डिक्रीज कर देगा, ये नुकसान है। साथ ही साथ बहुत सारे वीक्स ऐसे होते हैं जिन जो हमारी मेडिसिनल वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। जैसे अगर 1000 दाना की बात की जाए तो किसी को अगर ज्वाइंटिस है तो वो बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है उसकी। 1000 दाना को पीस के अगर दे दिया जाए जिसको भी ज्वाइंटिस हुआ है तो उसका ज्वाइंटिस कंट्रोल हो जाता है, तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। साथ ही साथ ये हार्म भी पहुंचाता है हमारे जानवर और हम लोगों को। इसके साथ एज इसको हम यूज करते हैं सब्जी के तौर पे, बहुत सारी सब्जियां जैसे चौलाई हो गई, बथुआ हो गया, इन सब का यूज हम वेजिटेबल के तौर पे करते हैं। और साथ ही साथ ये जो होता है खरपतवार हमारा, ये हमारा फ्लो ऑफ इरिगेशन वाटर को रोक देता है। चेक द फ्लो ऑफ इरिगेशन वाटर। ये बहुत सारे ऑर्नामेंट
ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंतर्गत हमारे खरपतवार आते हैं। एक ऑर्नामेंटल मतलब देखने में काफी सुंदर लगता है। एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे हम कुछ वीड्स को रखते हैं। साथ ही साथ ये जो होता है हर मतलब एक तरह से घर हो जाता है, हर्बेरियर ऑफ इंसेक्ट्स एंड डिसीज। साथ ही साथ कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो हमारी अल्कलाइन लैंड को सुधारने का भी काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी लैंड की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। तो ये आपके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हुए हमारे खरपतवार के। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हम अपने खरपतवारों को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो जो हमारे खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए 2 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा प्रिवेंशन और दूसरा है हमारा क्यूरेटिव। प्रिवेंशन से आप सब समझ में आ रहा होगा कि कोई भी बीमारी शुरू होने से पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर लें, तो वो हमारा प्रिवेंशन होता है। जैसे हमें पता है कि मौसम बदलने वाला है और हमें हमारे साथ सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं से हम घिरे रह सकते हैं, या सर्दी शुरू हो चुकी है तो हम सर्दी में ज्यादा गर्म पानी पिए, या कुछ ऐसा वेदर चेंज हो रहा है तो उसमें हमें गर्म पानी लेना चाहिए। तो ये हमारा जुकाम होने या हमें बीमार होने से पहले के कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिससे हम अपने खुद को बचाव कर सकते हैं। और क्यूरेटिव मतलब होता है क्यूरेटिव मतलब कि जब कोई चीज हमारे ऊपर हावी हो गई है, या तो हम उसका तब हम उसको कैसे कंट्रोल करें। तब हमें क्या कर, बुखार आता है पैरासीटामोल एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। ये नहीं है कि हम उसको बुखार आने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर ले। तो बहुत सी ऐसे ही हमारे खरपतवारों के साथ भी होता है। हमें पता है कि खरपतवार लगने वाला है तो उससे पहले ही हम उसको निजात के लिए कुछ ना कुछ अपनाएं, या लगने के बाद हम उसको कैसे रोके, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे वीक कंट्रोल में। तो मैंने आपको बताया कि इसको 2 पार्ट में वीक कंट्रोल को 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रिवेंटिव और दूसरा है हमारा क्यूरेटिव। तो जो प्रिवेंटिव ग्रुप है उसमें हम देख लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी चीजों को शामिल करते हैं। सबसे पहले है कि हमें ऐसे सीड्स लेने चाहिए, यूज क्लीन सीड। अगर हम साफ सुथरे सीड यूज करेंगे तो हमें खरपतवारों से निजात मिलेगी। दूसरा है हमें वेल डिकम्पोज्ड, हमें प्रॉपर डिकम्पोज्ड कंपोस्ट यूज करना चाहिए। प्रॉपर डिकम्पोज FYM को अप्लाई करना चाहिए। अगर डिकम्पोज प्रॉपर नहीं होगा तो वो भी हमारा खरपतवारों को जन्म देने का एक साधन बनेगा। ठीक है। कट द वीड बिफोर सीडलिंग, उगने से पहले ही हमें उसको कट कर देना चाहिए। कट बिफोर सीडलिंग, लग रहा है कि वो थोड़ा बड़ा होने वाला है उससे पहले ही हमें उसको हटा देना चाहिए। साथ ही साथ है कि हमें रिमूव कर देना चाहिए वीड की ग्रोथ को। इरिगेशन सिंचाई देने से पहले ही जो हमारी ड्रेनेज की नालियां होती हैं उनसे हमें अपने खरपतवारों को हटा देना चाहिए। क्लीन ड्रेनेज चैनल, और साथ ही साथ जो भी हमारे औजार इम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं उसको फील्ड में अप्लाई करने से पहले एक बार हमें साफ जरूर कर लेना चाहिए। फार्म इम्प्लीमेंट क्लीन होने चाहिए। तो ये था हमारे कुछ प्रिवेंशन के माध्यम से कि थे कि जिसमें हम पहले से ही अपने खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्रिएटिव में हमें क्या करना चाहिए। पहला हमारा है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल और फिजिकल, इसी के साथ में हमारा कुछ है कल्चर मेथड। इसी में हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड। कुछ ऐसे जैविक मेथड है जिनके सहायता से हम अपने खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं।
और फिर है हमारा केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड जो है इसमें हम क्या वो करते हैं कि हैंड वीविंग कर सकते हैं, हाथ से खरपतवारों को निकाल के फेंक सकते हैं। इसमें हम खुरपी का सहायता ले सकते हैं, होइंग कर सकते हैं और हाथ से नोच-नोच के फेंक सकते हैं। अगर वो निकल आया तो हम वहाँ पे बर्निंग भी कर सकते हैं। जला देते हैं या फिर हम फ्लैगिंग पानी भर देंगे, पानी भरने की वजह से वो अपने आप ही सड़ जाएगा वहीं का वहीं। तो ये हमारा मैकेनिकल और फिजिकल मेथड हो गया। साथ में अगर हम कल्चर मेथड की बात करें, तो कल्चर मेथड में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, देखते हैं क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्चर मेथड में हम अगर हम प्रॉपर क्रॉप रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, फसल चक्र हमारा अच्छा है, तो हम अपने खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम कैसी फसल लगा रहे हैं, हम समय-समय पे अपनी फसल को बदलते रहें, काइंड ऑफ क्रॉप। हमें फसल को समय-समय पे चेंज करना चाहिए, एक ही फसल कई बार यूज़ नहीं करनी चाहिए। काइंड ऑफ क्रॉप पे यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, हम कैसा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। कौन से समय पे अपनी फसल लगा रहे हैं, तो हमें सीड रेट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कि हमारा सीड रेट सही होना चाहिए। इसके बाद हम बायोलॉजिकल में देख लेते हैं, तो बायोलॉजिकल में हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, तो बायोलॉजिकल में कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो हमारे होस्ट वीक मतलब हमारे जो वीक्स होते हैं, उन पे अपना अपना होस्ट बना लेते हैं, उन पे डिपेंड हो जाते हैं, उनको खा पी के खत्म कर देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, एक इंसेक्ट होता है कोहिनी कोहिनियल स्केल। ये एक कीड़ा होता है जो कंट्रोल करता है, अपना होस्ट बनाता है पिक्री पिक्ली प्रियर को। इसका नॉर्मल नाम होता है नागफन। इसके बाद हाँ, मोथ आपने सुना होगा, वो माउथ माउथ जो सबसे पीले-पीले कलर के होते हैं, काले-काले से होते हैं और पीले कलर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वो अपना होस्ट बनाते हैं लेंटाना को। लेंटाना आपने देखा होगा रोड साइड झाड़ियों जैसे होते हैं, में गुच्छे में छोटे-छोटे, छोटे-छोटे से फूल निकल आते हैं अलग-अलग कलर के। लेंटाना कैम्बरा। इसके बाद है हमारा ट्राइकोग्रामा बायकोरेक्टा। ये एक बिटल होती है, ये होस्ट बनाती है अपना पार्थेनियम को। आप लोगों ने देखा होगा कि सफेद कलर के फूल में छोटे-छोटे सफेद कलर के फूल होते हैं, जिसे हम गाजर घास के नाम से भी जानते हैं। पार्थेनियम हिस्टोफोगस इसका नाम होता है। तो ये यहाँ तक ये सब हमारे थे मैथड्स बायोलॉजिकल के। अब हम देख लेते हैं हमारे कुछ केमिकल्स मैथड्स हैं, जिनको कि हम यूज़ करते हैं अपने खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए। 2,4-D, एमसी, बीए, पीए सॉरी, अल्ट्राजिन, सीमाजिन, ग्लाइकोफॉस्फेट, एलाक्लोर, पेंडिमिथिलिन। ये हमारे कुछ केमिकल्स हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं हर्बिसाइड की। हर्बिसाइड क्या होता है? हर्बिसाइड आपके वो केमिकल्स होते हैं जो खरपतवार को कंट्रोल करते हैं, उनकी ग्रोथ को सप्रेस करते हैं और साथ ही साथ उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे फील्ड पे से। आर द केमिकल used for
we control, suppress, and destroy the growth of weed. तो इस तरह के केमिकल आपके कहलाते हैं हर्बिसाइड, जो कि खरपतवार की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं खरपतवार को। इनको 5-6 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है अलग अलग। पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। पहला है हमारा केमिकल कंपोजिशन, दूसरा है हमारा सेलेक्टिव, तीसरा है हमारा टाइम ऑफ एप्लीकेशन, किस समय पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ऑन फॉर्मुलेशन, कौन सा फॉर्मुलेशन, कौन सा उसमें फॉर्मूला लग रहा है उसके आधार पे। इसके बाद है हमारा बेस्ड ऑन द रेसिड्यूअल इफेक्ट। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन, कितने कितने पार्ट्स में हर्बिसाइड को क्लासिफाई किया गया। अब हम लोग यहाँ बात देख लेते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हर्बिसाइड्स हैं कि क्लासिफिकेशन है जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला तो हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हमारा पहला है वो है हमारा इनऑर्गेनिक, और दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक हर्बिसाइड। तो इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड में हम देख ले, पहले हम बात करते हैं इन ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, पहली बार इनको यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक को, ठीक है। फर्स्ट केमिकल सबसे पहले यूज हुआ था, उसका नाम था आर्सेनिक। सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड, फ्लोरेट, कॉपर नाइट्राइड, ये हमारे कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। इसमें आपका बोरॉक्स भी आ जाएगा, फिर हम ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक हर्बिसाइड आपके 16 से 17 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। जैसे आपका एमाइक्स हो गया, कार्बोनेक्स हो गया, थाई कार्बोनेक्स हो गया, फिनॉल्स हो गया, फिनाइल्स हो गया, यूरिया हो गया, और और डाइफिनाइल ईथर हो गए। इन सब बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ। वैसे आप इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए आप कुछ ही जान लीजिए। ब्रीफ में पढ़ना है तो आपको बुक्स में बहुत ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा पूछा नहीं आता, तो इतना इतना ज्यादा इलिब्रेट करने की इसको जरूरत भी नहीं है। इसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिव हर्बिसाइड। सेलेक्टिव हर्बिसाइड हमारे दो पार्ट में बांटे गए हैं। पहला है हमारा सेलेक्टिव, दूसरा है हमारा नॉन सेलेक्टिव। और सेलेक्टिव भी हम दो तरह से अप्लाई करते हैं।
एक को हम पत्तियों पे फॉलिएज के फॉर्म में देते हैं और दूसरे को हम सॉइल में अप्लाई करते हैं। तो जो फॉलिएज के फॉर्म में देते हैं, ऐसे समझ लेते हैं हम, फॉलिएज और सॉइल, कुछ को हम सॉइल में अप्लाई करते हैं। जो फॉलिएज में अप्लाई होते हैं हमारे, वो हमारा होता है DN, BP, नाइट्रोफेन, टू 4D, MC, BP और MC, BA। सॉइल में हमारा इस्तेमाल होता है सीमाजिन। ये सब आपके नॉन सेलेक्टिव में, बस इसको अप्लाई करने के मेथड्स अलग अलग हैं। अल्ट्राजिन, MC, PA, नाइट्रोफेन, डाई नाइट्रोफिनॉल्स। इसके बाद हम नॉन सेलेक्टिव की बात कर लेते हैं। नॉन सेलेक्टिव को भी ऐसे दो तरह से हम अप्लाई करते हैं, फॉलिएज और सॉइल के। पहला है हमारा ग्लाइकोफॉस्फेट, इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। पैराक्वेट, गैलाफॉन, सोडियम क्लोराइड। सॉइल एप्लीकेशन में हमारा आता है साइनामाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, NaCl, अल्ट्राजिन। सेलेक्टिव हर्बिसाइड वो होते हैं जो खरपतवारों को कलेक्ट चुन चुन के सेलेक्ट करते हैं और अपना टारगेट बना के तब अप्लाई उन पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और नॉन सेलेक्टिव आपके ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट नहीं करते हैं, वो सीधे हम अगर फील्ड पर डालते हैं तो हमारी क्रॉप के साथ साथ हमारे खरपतवारों को भी नष्ट करता है। क्रॉप प्लस वीड, और ये हमारा सिव वीड। फॉर्मुलेशन के बेसिस पे देखते हैं कि हर्बिसाइड को हमने कितने पार्ट्स में बांटा है। फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग वीड्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है हमारा सिस्टमैटिक हर्बिसाइड। सिस्टमैटिक हर्बिसाइड आपके वो हर्बिसाइड होते हैं जो खरपतवार की बॉडी के खरपतवार को की बॉडी के अंदर इंजेक्ट होते हैं और साथ ही साथ उनके कांटेक्ट में अगर क्रॉप को नहीं सेलेक्ट करते, सिर्फ खरपतवार की बॉडी के अंदर इंजेक्ट होते हैं और उनके जाइलम और फ्लोएम में मिक्स होने के बाद उनका जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें जाके डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं और उनके पूरे सिस्टम को प्रभावित कर देते हैं। और अलग अलग सिस्टमैटिक हर्बिसाइड को बहुत ही लिमिटेड डोजेस में ही अप्लाई करना चाहिए, जितना कि रिकमेंडेड होता है, कितने हेक्टेयर के लिए जितना जरूरी है उसको पानी में मिला के उतना ही अप्लाई करना चाहिए, ज्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो हम इसमें आपको बताते हैं कि सिस्टमैटिक हर्बिसाइड ये सिर्फ और सिर्फ वीड्स को ही सेलेक्ट करके उसको डैमेज करता है। सबसे पहले उसमें वीड्स को सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करने के बाद उसके जाइलम और फ्लोएम में एंट्री पाता है, उसके बाद जाइलम और फ्लोएम में एंट्री पाता है, फिर उसके बॉडी के उसके जो होल सिस्टम को इफेक्ट पहुंचाता है और ब्लॉक कर देता है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस।
जिससे कि हमारा पूरा प्लांट जो होता है वो डैमेज हो जाता है और इसको हम एक प्रॉपर अमाउंट में ही डोज में ही अप्लाई करना चाहिए। एग्जाम्पल में आपका आता है 2,4-D, अल्ट्राजिन और सीमाजिन। इसके बाद आपका आता है इसी में कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड वो हर्बिसाइड होते हैं जो कि वेजिटेटिव पार्ट उन्हें दिखना चाहिए, चाहे वो वीड हो चाहे वो क्रॉप हो। वो उसके कांटेक्ट उस हर्बिसाइड के कांटेक्ट में जो भी आता है वीड क्रॉप, उसके वो पार्ट को जो भी पार्ट उसमें प्लांट का जो भी पार्ट उसके कांटेक्ट में आएगा उस प्लांट के पार्ट को वो किल कर देता है। तो वो हो जाता है आपका कांटेक्ट हर्बिसाइड। ये हर्बिसाइड के एग्जाम्पल होते हैं आपका पैराक्विक और आपका डाइक्विक। ये थोड़ा ज्यादा हानिकारक होता है औरों की अपेक्षा, क्योंकि ये प्लांट और साथ साथ हमारी फसल दोनों को ही नष्ट करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन के आधार पे हर्बिसाइड को कितने पार्ट्स में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के आधार पे इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है कि कब कब हम कौन कौन से समय में हर्बिसाइड को अप्लाई करते हैं। तो हमारा है प्री प्लांट अप्लाइड। तो जब भी हमारा हर्बिसाइड हम अप्लाई करते हैं तो फसल के लगाने से पहले ही जब हम हर्बिसाइड को डालते हैं तो वो हमारा प्री प्लांट हर्बिसाइड आ जाता है। बिफोर सोइंग क्रॉप से पहले ही हम अपनी फील्ड पे अप्लाई कर देते हैं। ऐसे हर्बिसाइड को हम प्री प्लांट अप्लाइड हर्बिसाइड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका आता है एलाक्लोर, फ्लोरोक्लोरीन, इसके बाद है हमारा प्री इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड हमारे वो हर्बिसाइड होते हैं जिनको कि हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी फसल थोड़ा थोड़ा सा जर्मिनेट करने लगती है, उसमें अंकुरण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम जब अपना कोई भी हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं उसको हम प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं। बिफोर इमरजेंस जब हमारा बिल्कुल हमने फसल लगा दी है और हल्का हल्का इमरजेंस होना शुरू करता है या फिर हम उसको इमर्ज होने से पहले भी अप्लाई करते हैं तो वो हमारा कहलाता है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। मतलब हर्बिसाइड फसल लगाने के बाद और उगने से के बीच की जो पीरियड होता है उस दौरान हम जब अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। इसका एग्जाम्पल जितने भी आपके सेलेक्टिव हर्बिसाइड है वो सब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं उस दौरान। सेलेक्टिव हर्बिसाइड सारे अप्लाई कर सकते हैं प्री इमरजेंस के टाइम। जैसे आपका 2,4-D हो गया, ब्यूटाक्लोर, आइसोब्यूटेरॉन, ये सब हम अपना प्री इमरजेंस में डालते हैं। आइसोब्यूटेरॉन। इसके बाद हमारा आता है पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस से ही आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जब हमारा हर्बिसाइड अंकुरित हो जाता है, उसका इमरजेंस होना शुरू होता है वीड का, तब हम इसको अप्लाई करते हैं। आफ्टर इमरजेंस ऑफ वीड उसको हम कहते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। इसमें आपका आता है 2,4-D, प्रोपिलीन, डाइक्वेट, पैराक्वेट। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशन। मेथड ऑफ एप्लीकेशन के आधार पे हर्बिसाइड को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। मेथड ऑफ एप्लीकेशन के आधार पे पहला है हमारा फॉलिएज, जिसमें हमारा
पत्तियों पे हम हर्बिसाइड को अप्लाई करते हैं। इसमें हमारा कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड आ जाएगा। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड के सारे एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद है हमारा सॉइल अप्लाई, कि हमें मिट्टी में कौन कौन सा अप्लाई करना है। जितने भी हमारे सेलेक्टिव हैं एंड नॉन सेलेक्टिव, दोनों ही आ जाएंगे। इसके बाद हमारा एक्वेटिक अप्लाई। इसमें हमारा एग्जाम्पल में आएगा कॉपर सल्फेट 240। एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो बच्चा सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है फॉर यूजी और पीजी, और उन्होंने अगर मेरी ये वाली प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें। इसमें आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इसमें मैंने आपके लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू करने की कोशिश की है, जिसमें मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लासेस, डिटेल में पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगी, मॉक टेस्ट होंगे, पीडीएफ होंगे और साथ ही साथ 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जो कि आपका सीड हो गया, बेसिक ऑफ एग्रोनॉमी हो गया, टिलेज हो गया, तो प्लीज उसको जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा लेक्चर पसंद आ रहे हो और मेरे साथ जुड़ना पसंद हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप नंबर पे अपना फुल नेम के साथ सिटी और ये भी बताइए कि आप यूजी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजी की, ये करके जरूर मेंशन करिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने मेरे बताए अनुसार पढ़ाई की और आप मेरे साथ लगे रहे लास्ट तक, तो फिर आपको कोई एक सीख हासिल करने से रोक नहीं सकता है। आप सीयूटी में प्रवेश जरूर हासिल कर लेंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब देख लेते हैं कि एलिलोपैथिक इफेक्ट्स ऑफ वीट क्या होता है। एलिलोपैथिक एक तरह से एक बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है जो कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक से एक या एक से अधिक बायोकेमिकल्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जर्मिनेशन, ग्रोथ और सर्वाइवल किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म के। देखो, हमारे जो भी जीव जंतु होते हैं वो हर एक बायोकेमिकल रिलीज करते हैं अपने आप में से, जो कि उनके सपोर्ट करता है उनके जर्मिनेशन और ग्रोथ को और साथ ही साथ उनके प्रजनन के लिए। तो जो ये बायोकेमिकल्स होते हैं, इन बायोकेमिकल्स को हम एलिलोकेमिकल्स के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं पॉजिटिव एलिलोपैथिक। जो उनके पॉजिटिव एलिलोपैथी होती है वो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। और निगेटिव एलिलोपैथ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो निगेटिव एलिलोपैथिक इफेक्ट भी रिलीज करते हैं अपने टारगेटेड ऑर्गेनिज्म पे, जो उनके आसपास आते हैं या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन पे वो एलिलोपैथिक इफेक्ट को रिलीज करते हैं। तो कुछ, अब हम वीक की बात कर रहे हैं, तो कुछ वीक भी ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें या उनकी पत्तियां एलिलोपैथिक इफेक्ट को रिलीज करती हैं, और अगर जड़ रिलीज करती है तो वो मिट्टी में उसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है। तो उसके बाद हम अगर कोई भी फसल लगाते हैं तो उस फसल पे भी वो एलिलोपैथिक इफेक्ट दिखाई देता है। तो इस वजह से ऐसे खरपतवार जो जो एलिलोपैथी रिलीज करते हैं, उनकी वजह से हमारी क्रॉप की यील्ड रिड्यूस होती है और लैंड की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, और हमारी फसल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी वो प्रभाव छोड़ते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि एलिलोपैथी क्या होता है, तो हम लोग देख लेते हैं कि एक बायोलॉजिकल फेनोमेना है, बायोलॉजिकल फिनोमेना जिसकी जो हर एक ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है, हर ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है फॉर ग्रोथ, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन
of other organism। तो उस एलिलोपैथी को बोला जाता है एलिलोकेमिकल्स, जो कि मैंने बताया आपको एक तरह से एलिलोकेमिकल जो होते हैं वो बायो केमिकल्स का ही काम करते हैं, एजेंट्स होते हैं जो कि हर ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है खुद की सर्वाइवल। ये आपके दोनों, एक पॉजिटिव एलिलो भी होता है और आपका निगेटिव एलिलो भी होता है। पॉजिटिव जो कि उसको उसके लिए बेनिफिशियल होगा और ये इसके लिए हार्मफुल होगा। तो इसी वजह से दो तरह का इसमें प्रभाव छोड़ जाता है। अगर लेकिन हम यहाँ पे फसल की बात को ध्यान में नहीं रख रहे, हम यहाँ पे वीक की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि हर वीक कुछ ना कुछ हार्मफुल बायोकेमिकल्स को रिलीज करते हैं। ज्यादातर देखने को मिलता है कि ये जो होते हैं वीक्स, ये अपनी रूट से रिलीज करते हैं जो कि सॉइल को अफेक्ट करता है और जिसकी वजह से हमारी क्रॉप की यील्ड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और लैंड की वैल्यू भी। तो इसलिए जो एलिलोकेमिकल्स, एलिलोपैथी या एलिलोकेमिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं फॉर ह्यूमन और फॉर अदर क्रॉप, क्योंकि जिस जो भी चीज इनके कांटेक्ट में आती है वो सभी चीज में इसका असर, इस बायोकेमिकल का असर आपको देखने को मिलेगा। आइए हम देख लेते हैं बोनस में आपके लिए क्या क्या है। बोनस में हम पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन। अब हम अगर हम देखें तो हमने पहले से आपको क्रॉप रोटेशन के बारे में डिस्कस किया था। एक तरह का ये कल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता था वीक को ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप, अलग अलग फसल को ग्रो करना इन अ सक्सेशन ऑन अ पीस ऑफ लैंड in a specific period of time with an objective of get maximum profit from least investments without impairing the soil fertility। इनके कहने का ये हमारा मतलब हुआ कि फसल चक्र, हाँ हिंदी में देख लें तो क्रॉप रोटेशन को हम फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र बढ़ते मौसम के क्रम में एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम उन क्षेत्रों पे जहां पे मौसम विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, उन क्षेत्रों पे हम विभिन्न प्रकार की फसलों की एक श्रृंखला उगाने की प्रथा स्टार्ट की गई है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग एक पार्टिकुलर प्रॉपर सीक्वेंस से एक ही समय के अंतराल में एक ही भूमि के हिस्से पे हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है कि हमारा पोषक तत्व की बढ़ोतरी होती है, कीट और खरपतवारों पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन की एक आपको हम अच्छी सी परिभाषा बताते हैं जो कि आपको सिंपल रहेगा और याद करने में आसानी होगी, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में और आपके एग्जाम में क्रॉप रोटेशन से भी काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्रॉप रोटेशन इज द प्रोसेस या इज द recurrent succession of crop on the same piece of land either in a year or over a longer period of time। तो मैंने आपको इसमें समझाने का प्रयत्न किया है कि एक ही भूमि के हिस्से पे एक साल में या फिर कुछ समय के अंतराल में हम कई सारी फसलों को एक प्रॉपर सीक्वेंस से लगाने की प्रोसेस हमारी क्रॉप रोटेशन या फिर फसल चक्र कहलाती है, जिसका मेन उद्देश्य है कि ये प्रॉफिट को इंक्रीज करे
जो हमारी फसल से हमें प्रॉफिट मिलता है, क्रॉप प्रॉफिट को इंक्रीज करें। साथ ही साथ हम लीस्ट इन्वेस्टमेंट हमें लगानी पड़े, मतलब हमें लागत जो हमारी लगती है वो कम से कम लगे, और हम इम्प्रूव करें सॉइल की फर्टिलिटी को। किसी भी प्रकार की हम सॉइल की फर्टिलिटी पे किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना होने दें, उसकी बजाय उसकी फर्टिलिटी को हम इंक्रीज करें। तो ये थे इसके मेन ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। क्रॉप रोटेशन से ये फायदा है कि जिस तरह का भी मौसम रहता है, जिस तरह की भी सॉइल होगी या जिस तरह का भी क्लाइमेट होगा, इजिली प्लांट उसको अडॉप्ट कर लेता है, और साथ ही साथ इकोनॉमिकल फैक्टर में भी वो खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो इसका पहला प्रिंसिपल तो ये हुआ कि हर तरह की एग्जिस्टिंग सॉइल, मौजूदा सॉइल में, क्लाइमेट कंडीशन में और इकोनॉमिकल फैक्टर में हमारा क्रॉप रोटेशन अडॉप्ट कर लेता है वो। साथ ही साथ हम एक ही भूमि के हिस्से पे कई सारी फसल लगा सकते हैं, चाहे वो सीरियल्स हो गए, पल्स हो गई, चारा हो गया। तो इसमें क्या है कि हमारे मतलब हमारे फार्मर्स भी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं, साथ ही साथ अपने जानवरों की जरूरतों को भी पूरा कर पा रहे हैं। एक ही समय पे एक ही भूमि के टुकड़े पे उन्होंने काफी सारी चीजें खुद के लिए भी और अपने जानवरों के लिए भी लगा दी। इसके साथ साथ ये हेल्प करता है एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर इनहेंस होता है और कंट्रोल करता है वीट को, खरपतवार को कंट्रोल करता है, डिसीज कंट्रोल करता है एंड पेस्ट। मैक्सिमम यील्ड प्राप्त होती है और मिनिमाइज करता है सॉइल इरोजन को। सॉइल इरोजन को भी फसल चक्र के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट का भी माध्यम है ये। तो ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे इसमें एडवांटेज क्या क्या होंगे, इससे हमें फायदा क्या क्या मिल रहा है। इससे हमारा पहला फायदा तो ये हुआ कि ओवरऑल इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप। जितनी भी हमारी सारी फसल होंगी, ओवरऑल उसकी यील्ड जो है फसल की वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर जो कंटेंट है सॉइल में वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सॉइल। और हमारी जो इनकम है उसका रेगुलर फ्लो भी होगा, इनकम का एक रेगुलर फ्लो बना रहेगा थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष। निराशा नहीं, अगर एक क्रॉप नहीं हो रही तो दूसरी क्रॉप से तो कम से कम वो अपना पूरा साल अपना गुजारा कर सकता है हमारा फार्मर। और हमारे फार्मर को अलग अलग तरह की जो जरूरतों को पूरा करने के लिए सप्लाई भी मिल सकता है। उनकी फार्मर्स और कैटल की रिक्वायरमेंट दोनों ही फुलफिल हो सकती है। फार्मर्स एंड कैटल नीड फुलफिल। और हमारी सॉइल में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड होता है। न्यूट्रिएंट इंक्रीज करने में भी ये हेल्पफुल होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे, किस तरीके से हम फसल चक्र यूज करते, कौन कौन सी फसल हम ले सकते हैं। जैसे हमारा अगर हम पहला बात करें तो हम कॉटन, कॉटन के साथ हम ज्वार लगा सकते हैं। अगर हमारी भूमि बहुत ज्यादा ड्राई क्षेत्र में है तो हम बाजरे के साथ
ग्राउंड नट लगा सकते हैं, सब जानते होंगे मूंगफली। शुगर केन, जो आपका तराई क्षेत्र है, वहां पे हम शुगर केन के साथ साथ राइस हो गया आपका अगले सीजन में, और ग्राम हो गया। सोयाबीन, सोयाबीन के साथ हम ज्वार लगा सकते हैं, ज्वार लगा सकते हैं, या फिर हम सैफलावर या इसके सोयाबीन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सैफलावर कुसुम होता है, या फिर चना। सनफ्लावर, सनफ्लावर आपको पता होगा कि तीनों ही सीजन में आप इसको लगा सकते हो। सनफ्लावर ज्वार के साथ। ग्राउंड नट आपका गेहूं के, उसके बाद गेहूं लग सकता है। उसके बाद में हम सब्जियां भी लगा सकते हैं। हमें अपना जमीन को खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है, हर सीजन में उसको हम यूज में ला सकते हैं, जिससे कि हमारे खरपतवार जो है वो नियंत्रित रहेंगे। उसके बाद हम sorghum, sorghum के साथ हम के बाद हम गेहूं, उसके बाद ग्रीन ग्राम, कॉटन, और हमारा ग्राउंड नट। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा कि वीट क्या होते हैं, उसे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कंट्रोल करते हैं, हर्बिसाइड क्या होता है, कौन कौन सा हर्बिसाइड होता है, प्लांट कौन एलिलोपैथिक रिलीज कैसे करता है, कहाँ से करता है, वो कौन सा फिनोमेना होता है। साथ ही साथ हमने बोनस में पढ़ा क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होंगे, उसके प्रिंसिपल क्या है, और उसके एग्जाम्पल। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़िए, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि मैं अपना ये इनिशिएटिव जारी करती रहूं। तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चैनल के अबाउट में लिंक इजीली मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।